हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 का जो चैप्टर 1 से 5 है केमिस्ट्री का, जो फिजिकल केमिस्ट्री है हमारा, उससे पूरा हम लोग जितने भी उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है अब तक, जितने भी उसमें से क्वेश्चन बैंक से पूछे हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सबको हम लोग एकाएक करके देखने वाले हैं और बहुत अच्छे आसानी तरीक़ा से। तो देखिए, हमारा फर्स्ट चैप्टर है ठोस अवस्था, यानी कि द सॉलिड स्टेट। इसे हम लोग इंग्लिश में सॉलिड स्टेट बोलते हैं। चलिए देखते हैं हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इसमें से क्या है। देखिए, रवादार ठोस है। रवादार ठोस किसे कहते हैं? तो रवादार ठोस, और उसे हम लोग इंग्लिश में क्रिस्टलाइन सॉलिड भी कहते हैं, याद रखिएगा। और रवादार ठोस क्या होता है? तो वैसा ठोस पदार्थ जिसकी निश्चित ज्यामितीय आकृति हो तथा जिसे बराबर बराबर भागों में बांटा जा सके। तो रवादार ठोस आप लोग समझ चुके हैं कि जिसकी निश्चित ज्यामितीय आकृति हो और उसे बराबर बराबर भागों में बांटा जा सके। तो देखिए, यहाँ पर जो हमारा हीरा है यह एक रवादार ठोस है, यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड है। और रवादार ठोस के अंदर भी यह स्वसंयोजक यानी कि नेटवर्क ठोस है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेटवर्क ठोस, स्वसंयोजक ठोस। यहाँ पर देखिए, बेरवेदार ठोस पदार्थ है। तो बेरवेदार ठोस पदार्थ इसमें से कौन है? तो बेरवेदार यानी कि एमोरफस। एमोरफस इसमें से कौन सा है? तो देखिए, इसकी जो अनिश्चित ज्यामितीय आकृति होती है और इसे बराबर बराबर भागों में हम लोग नहीं बांट सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमारा जो कांच है ऑप्शन नंबर बी में, यहाँ पर हमारा यह सही हो जाएगा। और बेरवेदार ठोस का उदाहरण है। तो बेरवेदार ठोस का उदाहरण हमारा क्या है? तो बेरवेदार ठोस का उदाहरण इसमें से हमारा रबर हो जाएगा, क्योंकि हीरा एक रवादार ठोस है, ग्रेफाइट भी रवादार ठोस है और नमक भी रवादार ठोस है। याद रखिएगा, जो हीरा है और ग्रेफाइट यह स्वसंयोजक ठोस है और नमक जो है यह आयनिक ठोस है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है? तो निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टल यानी कि बेरवादार ठोस का उदाहरण है? तो बेरवादार हम लोग ऊपर ही देखे हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है कांच। कांच जो है वह एक बेरवादार ठोस है। निम्नलिखित में किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है? तो देखिए, यहाँ पर एक होता है शॉर्टकी डिफेक्ट, जिसे हम लोग शॉर्टकी दोष कहते हैं। उसमें क्या होता है कि एक जो होता है, एक धनायन और एक ऋणायन, दोनों आपस में मिलकर जालक बिंदु से अलग चले जाते हैं, जालक बिंदु को छोड़कर अलग चले जाते हैं, जिसके कारण इसमें घनत्व में कमी आ जाती है। और एक होता है फ्रैंकल दोष, जो कि एक धनायन की अपने स्थान से हटकर किसी अन्य स्थान, अंतराकाशीय स्थान में वह जाकर फंस जाता है, जिसमें घनत्व में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन जो शॉर्टकी दोष होता है, शॉर्टकी दोष में हमारा घनत्व में परिवर्तन होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। और देखिए, एचसीपी का इस सेल में परमाणुओं की संख्या है। तो इसमें बच्चों को जो है बहुत कन्फ्यूजन होता है। देखिए, यहाँ पर परमाणुओं की संख्या पूछ रहा है, आपसे कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं पूछ रहा है। जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है यानी समन्वयन संख्या, वो आपसे नहीं पूछ रहा है। परमाणुओं की संख्या यानी कि एटम्स नंबर। तो एचसीपी इकाई सेल में जो एटम्स नंबर होता है हमारा, याद रखिएगा, 6 होता है। 6 होता है, याद रखिएगा। कोऑर्डिनेशन संख्या हमारा 12 होता है। ये भी याद रखिएगा कि जो समन्वय संख्या होता है एचसीपी इकाई सेल में हेक्सागोनल क्रॉस पैकिंग में 12 होता है, लेकिन एटम की संख्या हमारा 6 होता है। रवादार में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष होता है? तो देखिए, रवा में इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में, यहाँ पर धनायन की बात नहीं हो रहा है और फ्रैंकल दोष की बात यहाँ पर नहीं हो रहा है। यहाँ पर ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा जगह एफ सेंटर दोष, एफ सेंटर दोष हमारा यहाँ पर हो जाएगा, याद रखिएगा। और इसी से रंग का भी चेंज होता है। निम्नलिखित में कौन फेरोचुंबकीय पदार्थ है? तो इसमें से फेरोचुंबकीय कौन है? तो इसमें से फेरोचुंबकीय हमारा Fe3O4, याद रखिएगा, Fe3O4। निम्नलिखित में कौन आयन प्रतिचुंबकीय है? तो इसमें से कौन सा आयन जो है वह प्रतिचुंबकीय है? तो हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि Ac3+ जो है वो हमारा आयन प्रतिचुंबकीय है। निम्नलिखित में कौन धात्विक ठोस है? तो देखिए, धात्विक ठोस इसमें कौन? तो यहाँ पर देखिए, क्या हीरा धात्विक ठोस है? लेकिन हीरा जो है यह स्वसंयोजक ठोस है, जिसे हम लोग नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। ग्रेफाइट भी हमारा स्वसंयोजक ठोस है। प्लास्टिक तो हमारा एमोरफस हो जाएगा, यहाँ पर बेरवादार हो जाएगा। और जो पीतल जो है यह एक धात्विक ठोस है। पीतल आप नाम से ही जान सकते हैं कि यह एक धातु का है और यह एक धात्विक ठोस है। और घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेज जालकों की संख्या कितनी होती है? तो घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेज जालकों की संख्या हमारा 3 होता है, याद रखिएगा। घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेज जालकों की संख्या 3 होता है और पूरे ब्रेवेज जालकों की संख्या हमारी 14 होती है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। एक अष्टफलक रिक्ति में कितने गोलों से घिरा होता है? जो एक अष्टफलक रिक्ति होता है वह कितने गोलों से घिरा होता है? तो याद रखिए, जो एक अष्टफलक
रिक्ति होता है, गोला होता है या 6 गोलों से घिरा होता है अष्टफलक रिक्ति, 6 गोलों से घिरा हुआ रहता है। अष्ट है यानी कि आप लोग 8 मत मार दीजिएगा, यहाँ पर 6 गोलों से घिरा हुआ होता है। सदृश परमाणु वाले एक फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या है। तो यहाँ पर चतुष्फलक रिक्तियों की संख्या हमसे पूछ रहा है, तो इसको हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे, देखिए यहाँ पर हम आपको बता दें। देखिए यहाँ पर सदृश परमाणु वाले एक फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में, तो आपको याद होगा एफसीसी यानी कि फलक केंद्रित इकाई सेल में एटम्स नंबर कितना होता है, फलक एफसीसी का एटम्स नंबर परमाणुओं की संख्या कितना होता है, तो हमारा हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग 4, आपको याद होगा कि 4 होता है। और यहाँ पर पूछ रहा है चतुष्फलक, अगर जब भी आपको चतुष्फलक पूछे तो आप उसमें 2 से गुना कर दीजिएगा। यहाँ पर फलक केंद्रित में चतुष्फलक रिक्तियों की संख्या पूछ रहा है, और फलक केंद्रित का हमारा परमाणु संख्या 4 होता है, और चतुष्फलक तो हम लोग 2 से गुना कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा 4 दूना 8, और हमारा आंसर यही हो जाएगा 8, इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है, तो कौन सा गुण जो है वह क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है, तो क्या समदैशिक क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का है, या फिर सुस्पष्ट द्रव्यमानक, या फिर निश्चित ज्यामितीय आकृति, उच्च अंतराण्विक बल। तो देखिए यहाँ पर पूछ रहा है नहीं है, तो नहीं इसमें से क्या है, यह असमदैशिक नहीं होता है। याद रखिए जो क्रिस्टल होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, वह एक असमदैशिक होता है, असमदैशिक। निम्नलिखित में से कौन स्वसंयोजक ठोस है, तो स्वसंयोजक ठोस मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि हीरा जो है एक स्वसंयोजक ठोस है, हीरा जो है एक स्वसंयोजक ठोस है। किसी धातु की षटभुजीय सीमित पैकिंग संरचना में समन्वयन संख्या होती है, तो किसी धातु की षटभुजीय सीमित पैकिंग में समन्वयन संख्या क्या होती है, यहाँ पर समन्वयन संख्या पूछ रहा है। देखिए वहाँ पर आपसे परमाणुओं की संख्या पूछ रहा था, इसलिए यहाँ पर एससीपी में जो है यहाँ पर 12 हो जाएगा, याद रखिएगा 12 हो जाएगा। और हीरा निम्नलिखित में किस प्रकार का रवा है, तो हीरा जो है वह किस प्रकार का रवा है, तो वह एक स्वसंयोजक ठोस है। और यहाँ पर ऑप्शन में अगर आपको नेटवर्क ठोस भी दे तो आप उस वहाँ पर नेटवर्क ठोस भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि उसी को हम लोग नेटवर्क ठोस भी कहते हैं, या फिर कोवैलेंट भी। यहाँ पर देखिए NaCl रवा की संरचना है, तो NaCl रवा की जो संरचना है, देखिए यहाँ पर NaCl की जो संरचना है वह किस प्रकार का है, तो NaCl का जो संरचना होता है हमारा FCC होता है, याद रखिएगा फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में होता है। FCC का जो संरचना है वह होता है फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में, यानी कि FCC पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है। तो आप लोग बताइए कि पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितना होता है, यानी कि यहाँ पर पूछ रहा है BCC का आपसे यहाँ पर पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो बॉडी सेंटर्ड सेल जो होता है उसका हमारा यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा 2, और मैं आपको सबका बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर SC यानी कि सरल इकाई जो सेल होता है उसका होता है हमारा 1, और जो हमारा पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल जो कि यहाँ पर दिया हुआ है उसका होता है 2, और FCC यानी कि फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल का हमारा 4 होता है, और यहाँ पर जो SCP होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, उसकी परमाणु संख्या हमारा 6 होता है। तो यहाँ पर 4 ऐसे चीज़ है जिससे आपके क्वेश्चन बनते हैं, और मैंने आपको चारों बता दिया है। अगर आप कोई भी इसमें से आपको क्वेश्चन दे, आपसे सरल घनाकार इकाई सेल का पूछे, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल का पूछे, या फिर आपको फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल का पूछे, या फिर आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का पूछे, तो आपका सबका दिया हुआ है, आप मार दीजिएगा आराम से किसी को भी। निम्नलिखित में कौन रवादार ठोस नहीं है, तो रवादार ठोस इसमें से कौन नहीं, तो यहाँ पर जो ग्लास है यह एक बेरवादार ठोस है, तो यहाँ पर ग्लास जो है वह रवादार ठोस नहीं होगा। देखिए यहाँ पर एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के ब्रेवे जालक संभव है, तो देखिए यहाँ पर जब एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के ब्रेवे जालक संभव है, तो वह होता है 14 प्रकार के। किसी भी क्रिस्टल में 14 प्रकार का ब्रेवे जालक जो होता है वह संभव होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। और पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में कितना प्रतिशत रिक्तियाँ होता है, तो देखिए पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल जिसमें जो होता है BCC का इसमें पूछ रहा है, तो यहाँ पर भरा हुआ होता है वह 68% हमारा भरा हुआ होता है, और रिक्तियाँ हमारा होता है, याद रखिएगा 32%। तो देखिए यहाँ पर जो BCC है, BCC जो सेल होता है उसमें 68% उसमें भरा हुआ होता है, पैकिंग की प्रवणता होता है, और जो खाली होता है वह होता है 32%। आप 100 में से 68 ओवर डाल देंगे तो आपका 32 आ जाएगा। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो ऑप्शन है याद रखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन 32% हो जाएगा, जो कि रिक्ति है यानी कि खाली जगह है। और मैं आपको SC का भी बता देता हूँ, जो सरल इकाई सेल होता है उसका जो भरा हुआ होता है 52%,
और उसका जो खाली होता है याद रखिएगा 48%। और जब फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल होता है उसका 74% भरा हुआ होता है, और उसका जो खाली होता है वह होता है आपका 26%, याद रखिए 26%। और एससीपी और सीसीपी का भी यही होता है, याद रखिएगा। और सोडियम ऑक्साइड Na2O में सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या है, तो सोडियम ऑक्साइड में Na2O जो है उसका कोऑर्डिनेशन संख्या कितना होगा, आप लोग कमेंट में बताइए कि इसका जो कोऑर्डिनेशन संख्या है वह कितना होगा। तो हमारा जो ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, क्या 6 होगा, 4 होगा, 2 होगा या फिर 8 होगा। तो इसमें से जो हमारा कोऑर्डिनेशन संख्या है वह कितना होगा, ये देखिए। तो देखिए यहाँ पर जो सोडियम ऑक्साइड में कोऑर्डिनेशन संख्या हमारा जो हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हमारा दिया हुआ है। और ये आप जितने भी मैं आपको बताता जा रहा हूँ आप लोग कमेंट में भी सभी के आंसरों को लिखते चलिएगा। और देखिए निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, तो निम्नलिखित में अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ कौन है, तो इसमें से जो कांच है वह एक अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। और देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में कौन बेरवेदार ठोस है, निम्नलिखित में कौन बेरवादार ठोस है, तो यहाँ पर जो क्वार्ज ग्लास है यानी कि SiO2 वो एक बेरवादार ठोस है। BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह कितना होता है, तो 32%, जो कि हमारा क्वेश्चन हो चुका है। निम्नलिखित में कौन से जोड़े क्रमशः चतुष्फलकीय वाइड और अष्टफलकीय वाइड यानी कि रिक्तियों को हम लोग कहते हैं, चतुष्फलकीय वाइड और अष्टफलकीय वाइड दोनों ही होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा HCP और CCP। HCP और CCP एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक संरचना में होता है, तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या कितना हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग पूछ रहा है, यहाँ पर HCP पूछ रहा है, तो यहाँ पर हमारा 12 आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा 12। और निम्नलिखित में कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस है, अक्रिस्टलीय कौन सा है, तो इसमें से जो ग्लास है, कांच है, यानी कि वह अक्रिस्टल है। क्रिस्टलीय तंत्र की कुल संख्या कितनी होती है, तो क्रिस्टलीय तंत्र की कुल संख्या हमारा 7 होता है, याद रखिएगा क्रिस्टलीय तंत्र का कुल संख्या। निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है, तो Fe लौह चुंबकत्व कर रहा है। यहाँ पर जो लौह चुंबकत्व है यहाँ पर वह दर्शाता है CrO2, याद रखिए। क्रोमियम का ऑक्साइड जो है वह लौह चुंबकत्व को प्रदर्शित करता है, अणुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ है। तो अणुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ हमारा ऑक्सीजन यानी O2 जो है वह हमारा अणुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ है। तो चलिए हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है यानी कि सॉलिड स्टेट वह समाप्त हो चुका है, और अब हम लोग चलते हैं हमारा बिलियन चैप्टर यानी कि सॉल्यूशन चैप्टर में। तो चलिए उसे भी हम लोग अच्छी तरह से देखते हैं। चलिए हमारा सेकंड चैप्टर है यानी कि बिलियन, जिसे हम लोग इंग्लिश में इसे सॉल्यूशन कहते हैं। तो देखिए हमारा सेकंड चैप्टर में फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी बिलियन के सांद्रण को व्यक्त करने का कौन सा तरीका तापक्रम पर निर्भर नहीं करता है। तो कौन सा तरीका है जो तापक्रम पर निर्भर नहीं करता है, तो हमारा देखिए ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर देखिए मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता या फिर मोललता। याद रखिएगा जो तापक्रम पर निर्भर नहीं करता है वह हमारा होता है मोललता या फिर मोल प्रभाज जो कि मोल फ्रैक्शन है वो भी हमारे जो तापक्रम पर जो है वह निर्भर नहीं करता है। मोललता भी जो मोलिलिटी है वह तापक्रम पर निर्भर नहीं करता है। निम्न में से किस विलयन का अनुसंख्यक गुणधर्म है, कौन से विलयन का अनुसंख्यक, तो अनुसंख्यक गुणधर्म क्या होता है चलिए आपको हम बताते हैं। जो अणुओं की संख्या को बताते व्यक्त करता है तो हम लोग अनुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। और अनुसंख्यक गुणधर्म कौन कौन से होते हैं, तो हमारा जो होता है प्रासरण दाब, हिमांक का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन और प्रासरण दाब, हिमांक का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन और वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन जो है, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन वह होता है अनुसंख्यक गुणधर्म। याद रखिएगा यह जो 4 है यह अनुसंख्यक गुणधर्म है। तो उसमें से 4 में से कौन सा है, यहाँ पर देखिए क्वथनांक, जो क्वथनांक नहीं है, सिर्फ क्वथनांक से नहीं होगा। यहाँ पर क्वथनांक का उन्नयन होगा तभी यहाँ पर हमारा अनुसंख्यक गुणधर्म होगा। लेकिन जो प्रासरण है यह एक हमारा अनुसंख्यक गुणधर्म है। प्रासरणी दाब एक अनुसंख्यक गुणधर्म है। निम्न में से कौन अनुसंख्यक गुणधर्म है, देखिए फिर हमारा क्वेश्चन अनुसंख्यक गुणधर्म से जो है बहुत सारा क्वेश्चन हमारा आता है। तो देखिए यहाँ पर क्या प्रासरण दाब है, तो है, हाँ। क्वथनांक नहीं, यहाँ पर क्वथनांक का उन्नयन होता तो वहाँ पर हो जाता। पृष्ठ तनाव भी नहीं है, श्यानता भी नहीं है। यहाँ पर जो प्रासरण दाब है यह हमारा अनुसंख्यक गुणधर्म है। और 0.01 मोलर ग्लूकोज बिलियन की तुलना में 0.01 mmgCl2 बिलियन में हिमांक के अवनमन है। तो हिमांक के अवनमन इसमें से क्या होगा, 0.01 जो ग्लूकोज के बिलियन है, यहाँ पर देखिए ग्लूकोज के बिलियन और 0.01 जो mgCl2
मैग्नीशियम क्लोराइड जो विलयन का हिमांक है, इसमें क्या पूछ रहा है हमसे, हिमांक का अवनमन पूछ रहा है। तो हिमांक का अवनमन आप लोग कमेंट में बताइए कि इसका जो हिमांक का अवनमन है वह कितना होगा। यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है यानी कि लगभग तिगुना, यहाँ पर लगभग तिगुना हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और चूंकि यहाँ पर जो हिमांक का अनुमान पूछ रहा है तो यहाँ पर लगभग तिगुना ही हमारा आंसर होगा। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, CaNO3 में 1/2 गुणांक होता है। तो CaNO3 के होल टॉय में जो 1/2 गुणांक होता है हमारा 3 होता है, याद रखिएगा। 1/2 गुणांक से भी कई क्वेश्चन पूछते हैं और ये आप लोग याद रखिएगा। और विलयन का अनुसंधान गुणधर्म पर निर्भर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या घनत्व करता है, तो यहाँ पर नहीं करता है। द्रव्यमान भी हमारा नहीं करता है और ताप भी हमारा नहीं करता है। लेकिन जो क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, प्रसरणी दाब और वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, ये जो 4 है यह अनुसंधान के गुणधर्म होता है, याद रखिएगा। और घोलक के 1 kg में उपस्थित घुल्य की मोलों की संख्या, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है, 1 kg। अगर kg आपसे पूछे तो यहाँ पर आप मोल लता लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर अगर 1 लीटर आपसे पूछता, 1 लीटर, तो हमारा जो होता मोल रता हो जाता उसका आंसर। लेकिन 1 kg पूछ रहा है तो हमारा मोल लता हो जाएगा। वैसा घोल एक निश्चित ताप पर संयोजन के बिना किसी के परिवर्तन के उबलता है, उसे क्या कहते हैं। तो वैसा ताप जो संयोजन के बिना किसी परिवर्तन के उबलता है तो उसे हम लोग एजियोट्रॉपिक मिश्रण कहते हैं, एजियोट्रॉपिक मिश्रण कहते हैं। निम्नलिखित में कौन आदर्श घोल नहीं है। तो इसमें से आदर्श घोल हमारा जो है क्लोरोफॉर्म और एसीटोन जो है वह एक आदर्श घोल नहीं है। यदि 18 ग्राम ग्लूकोज को 1000 ग्राम घोलक में घुलाया जाता है, 1000 ग्राम यानी कि 1 kg में घुलाया जाता है, तो उस घोल को हम लोग क्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ग्राम की बात हो रहा है, यहाँ पर ग्राम की बात हो रहा है तो हम लोग सीधा मोलर लगा देंगे, क्योंकि मोल लता में ही ग्राम की बात होता है, याद रखिएगा। मोलर यहाँ पर 0.1 मोलर जो है यहाँ पर हम लोग लगा देंगे। और देखिए निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक है। तो निम्नलिखित में किसका क्वथनांक सबसे अधिक है, इसमें भी 1/2 गुणांक से ही जो NaCl जो होता है, NaCl का 1/2 गुणांक ज़्यादा होता है, जिससे हमारा क्वथनांक का उन्नयन सबसे अधिक हो जाएगा। क्वथनांक सबसे ज़्यादा हमारा हो जाएगा NaCl में। जल में जो 1% NaCl होता है उसमें, HCl एवं H2O के एजियोट्रॉपिक मिश्रण में होता है। तो HCl एवं H2O के एजियोट्रॉपिक मिश्रण में हमारा होता है 20.2% HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है 20.2% ही होता है। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में कौन राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन को दर्शाता है। तो राउल्ट के नियम से जो हमारा धनात्मक विचलन दर्शाता है वो हमारा जो है क्लोरोफॉर्म प्लस एथेनॉल जो CaCl3 है, और यहाँ पर जो है C2H5OH एथेनॉल, क्लोरोफॉर्म और एथेनॉल जो है हमारा राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन को दर्शाता है। और देखिए यहाँ पर किसी विलयन के प्रासरणी दाब को निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा ज्ञात किया जाता है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है यानी कि P=CRT, याद रखिएगा। P=CRT जो है इसी से हम लोग इसे व्यक्त करते हैं। और कहीं कहीं आपको P की जगह पर पाई भी लिखा मिल सकता है, यहाँ पर याद रखिएगा। P की जगह पर पाई भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है, तो यहाँ पर पाई=CRT हो जाएगा। और निम्नलिखित में से कौन अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो क्वथनांक उन्नयन है वो भी है, प्रसरण दाब है, हिमांक अवनमन है, लेकिन यहाँ पर वाष्प दाब है। अगर वाष्प दाब का अपेक्षिक नमन होता तो वो भी होता, लेकिन यहाँ पर जो वाष्प दाब है वह अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है, क्योंकि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन नहीं है यहाँ पर। और निम्नलिखित में किस यौगिक के जलीय घोल का प्रसरण दाब असामान्य होता है। तो किस यौगिक का जलीय घोल जो है असामान्य होता है। देखिए यहाँ पर जो है यह 2025 में पूछा जा चुका है, याद रखिएगा कि यह जो है 2025 में पूछा जा चुका है। तो हमारा यहाँ पर जो ऑप्शन है देखिए यहाँ पर क्या क्या है, क्या यूरिया है, साधारण लवण, ग्लूकोज या फिर सुक्रोज। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है साधारण लवण, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और वह विलयन जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन, धनात्मक या ऋणात्मक, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों की बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए धनात्मक और ऋणात्मक दोनों विचलन को दर्शाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा हो जाएगा अनादर्श विलयन होगा, याद रखिएगा। धनात्मक और ऋणात्मक दोनों की बात कर रहा है तो हमारा अनादर्श विलयन ही होगा। समप्रासी विलयन के बराबर होता है। तो समप्रासी विलयन के बराबर हमारा हो जाता है यहाँ पर प्रसरणी दाब, याद रखिएगा। समप्रासी विलयन के बराबर जो होता है हमारा प्रसरणी दाब होता है। और देखिए ये सब 2025 में पूछा जा चुका है। कई क्वेश्चन जो है यहाँ पर विलयन से 2025 में पूछे हैं, इसलिए मैं आपको
बोलता हूँ यहाँ सभी चैप्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फेरिक हाइड्रोक्साइड के स्कंदन निम्नलिखित में कौन विद्युत अपघट्य सबसे प्रभावी होता है? तो जो पोटेशियम ब्रोमाइड होता है यानी केबीआर जो होता है वह सबसे कम प्रभावी होता है। याद रखें, सबसे कम प्रभावी केबीआर। निम्नलिखित में किसके लिए हिमांक अवनमन अधिकतम है? तो हिमांक का अवनमन जो है वो यानी कि वाट ऑफ गुणांक इसमें से किसमें ज़्यादा यह पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए K2SO4 है, इसमें जो हिमांक का अवनमन है वह सबसे अधिक होता है, याद रखिएगा। और यदि किसी आदर्श गैस पर एक प्रक्रम प्रक्रिया में DW से बड़ा होगा अगर 0 तथा DQ से भी बड़ा होगा 0, तो इसमें से क्या होगा? देखिए यहाँ पर तो हमारा ऑप्शन जो ए है हमारा वह है तापक्रम बढ़ेगा, तापक्रम घटेगा, या ताप नियत रहेगा, या फिर तापक्रम बढ़ेगा। तो हमारा जो यहाँ पर कह रहा है कि DQ और DW से यहाँ पर जो है बराबर होगा। यहाँ पर लिखने में जरा सा मिस्टेक हो गया है, लेकिन DW से बराबर और DQ से जो बड़ा है 0, अगर ऐसा है तो इसका जो है अगर इस प्रकार से होता है तो यहाँ पर जो है आयतन इसका बढ़ेगा, आयतन जो है इसका बढ़ जाएगा। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? यहाँ पर आयतन नहीं दिया हुआ है, लेकिन ऑप्शन यहाँ पर जरा सा मिस्टेक हो गया है। आप देखिएगा यहाँ पर जो है आयतन इसका बढ़ेगा, तापक्रम पर इसका प्रभाव नहीं होगा, लेकिन आयतन इसका जो है वह बढ़ जाएगा। और निम्नलिखित में कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं? हिमांक अवनमन है, यहाँ पर वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन है, क्वथनांक अवनयन है, लेकिन प्रकाशीय क्रियाशीलता जो है वह नहीं है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि वह अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है, घोल का मोलल सांद्रण होगा। तो घोल का जो मोलल सांद्रण हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 0 यहाँ पर मोलल सांद्रण जो है हमारा हो जाएगा 0.5। याद रखिएगा कि 0.5 जो है हमारा वह मोलल सांद्रण हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और 5% केन शुगर अनुभार यानी कि आइसोटोनिक है, 1% घोल एक के साथ एक का अनुभार कितना होगा? कितना है? तो देखिए यहाँ पर 5% केन शुगर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर 5% केन शुगर की, तो यहाँ पर हो जाएगा 68.4। याद रखिएगा 68.4। किसी बिलियन के 200 मिलीलीटर में 2 ग्राम NaOH घुले हुए है। देखिए यहाँ पर 200 मिलीलीटर में 2 ग्राम NaOH घुला हुआ है, तो बिलियन की मोलरता क्या होगा? तो यहाँ पर जो बिलियन की मोलरता हो जाएगा यहाँ पर 0.25। याद रखिएगा 0.25। सामान्य ताप एवं दाब पर किस गैस के 1 मोलर का आयतन है? तो यहाँ पर जो हो जाएगा सामान्य ताप एवं दाब पर जो है 22.4 लीटर का 1 बिलियन का मोल आयतन होता है। याद रखें 22.4 लीटर। और निम्नलिखित जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम है? तो सबसे अधिक क्वथनांक किसका अधिकतम हो जाएगा हमारा? यहाँ पर जो है यानी कि वांछित गुणांक Na2SO4 का। याद रखिएगा Na2SO4 का। एक घोल जिसका प्रसरण दाब 300 केल्विन पर 0.0821 वायुमंडल, इस घोल का सांद्रण क्या होगा? तो इस घोल का जो सांद्रण है हमारा, इस घोल का सांद्रण क्या होगा आप लोग कमेंट में बताइए। इस घोल का जो सांद्रण होगा वो क्या होगा आप लोग कमेंट में बताइए। और यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 0.0033 मोलर, यही हमारा यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा। और सभी का आप लोग आंसर जो है कमेंट में बताते चलिएगा। 0.1 मोलर BaNO3 के होल का वांट ऑफ गुणांक 2.74 है, तो उसका विघटन स्तर जो है वह कितना होगा? तो इसका जो विघटन स्तर है हमारा 87% हो जाएगा। याद रखिएगा इसका जो विघटन स्तर है वह हो जाएगा हमारा कितना प्रतिशत? तो 87%। याद रखिएगा कितना हो जाएगा हमारा? 87%। और समप्रासी विलयन के बराबर होता है, तो समप्रासी विलयन के बराबर हमारा जो होता है वह होता है मोलर सांद्रण। याद रखिएगा मोलर सांद्रण जो है वह समप्रासी विलयन के बराबर होता है। प्रसरण दाब निम्नलिखित में किस समीकरण द्वारा व्यक्त होता है? तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है यही यहाँ पर आंसर हो जाएगा P/CRT। और याद रखिएगा यह जो है कई बार इस प्रकार से भी देता है π/c बराबर RT। तो वहाँ पर अगर ये भी आपको देखने को मिले तो ये भी हमारा सही हो जाएगा π/c बराबर RT। याद रखिएगा। और अर्धपारगम्य में झिल्ली से परासरण क्रिया में निकल पाते हैं, तो अर्धपारगम्य में झिल्ली से परासरण क्रिया में हमारा निकल पाता है विलायक के अणु। विलायक के जो अणु है वह निकल पाता है। आदर्श विलयन का निम्न में से कौन सा गुण है? तो आदर्श विलयन का यह गुण है कि यह है
यह राउल्ट के नियम का पालन करता है, और जो अनादर्श विलयन होता है यह राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम होता है, हो जाता है, क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब जो है वहाँ पर कम होता है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा सेकेंड नंबर चैप्टर भी खत्म हो चुका है, और अब हम लोग चलेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन पर। तो चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं अच्छी तरह से। तो चलिए हमारा तीसरा नंबर चैप्टर है विद्युत रसायन यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखिए इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, एक फैराडे विद्युत कितने कूलाम के बराबर होता है। तो एक फैराडे बराबर यानी कि कितना कूलाम होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 96,500। याद रखिए जो कि ऑप्शन नंबर बी में है 96,500, वो भी लगभग में होता है। 96,500 कूलाम विद्युत से USO4 के विलयन से मुक्त करता है। तो क्या मुक्त करता है, 31.76 ग्राम तांबा। याद रखिएगा ये 2013, 15 और 24 में पूछा जा चुका है, और 26 में पूछने की संभावना है इसकी। और देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा, विद्युत धारा किसी चालक से इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्रवाहित होती है तो चालक को कहते हैं। विद्युत धारा किसी चालक से इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्रवाहित होती है तो चालक को हम लोग क्या कहते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा धात्विक चालक। अगर इलेक्ट्रॉन द्वारा हो रहा है तो वह हो जाएगा हमारा धात्विक चालक। और देखिए यहाँ पर ए, बी, सी और डी धातुओं को मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः -3.05 वोल्ट, -1.66 वोल्ट, -0.40 वोल्ट, +0.8 वोल्ट। तो इसमें से कौन सा इसका आंसर होगा। देखिए जो भी सबसे ज़्यादा माइनस में होगा आंसर उसका वही होगा। देखिए सबसे ज़्यादा माइनस में यहाँ पर है ये -3.05, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर ए। गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है, तो गैल्वेनिक सेल में एनोड जो होता है हमारा ऋणात्मक होता है, याद रखिएगा। 1 मोल Al3+ को एल्युमिनियम में अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी। तो देखिए यहाँ पर कितने आवेश की आवश्यकता होगी, तो हमारा हो जाएगा 3.0 गुने 10 के पावर यहाँ पर 5 होगा। याद रखिए 3 नहीं होगा, 10 के पावर 5 कूलाम, याद रखिएगा। और चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा, ABC तत्वों का मानक अपचयन विभव क्रमशः +0.68 वोल्ट और -0.50 वोल्ट और -0.50 वोल्ट। तो इसकी अपचयन क्षमता क्या है। देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा माइनस में कौन सा है, पहले बी वाला है। यहाँ पर देखिए ये ए है, ये बी है हमारा, और यह सी है। तो सबसे ज़्यादा माइनस में हमारा बी है सबसे ज़्यादा माइनस में, फिर सी है और फिर ए है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। और चलिए हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन है, किसी सेल अभिक्रिया की साम्य अवस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल यानी EMF होता है। तो साम्य अवस्था पर जो विद्युत वाहक बल होता है वह होता है हमारा शून्य। याद रखिएगा जो साम्य अवस्था पर शून्य होता है। लोहे का जंग से रोकने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो लोहे को जंग से रोकने के लिए हमारा सबसे अच्छा तरीका इसमें से क्या है, तो आयरन का कैथोड बनाकर खारे जल में रखकर, या फिर ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर हो जाएगा हमारा इनमें से कोई नहीं। ZnS और Zn2+ और Cu2+ और कॉपर है। तो यह क्या है, यह पूछा जा रहा है इसमें कि यह जो है यह क्या है। तो यह एक डेनियल सेल है, याद रखिए डेनियल सेल। और जब लेड संचायक सेल को चार्ज किया जाता है तो निम्नलिखित में से क्या होता है। तो यहाँ पर H2SO4 जो है वह पुनः उत्पन्न हो जाता है। याद रखिएगा जो H2SO4 है सल्फ्यूरिक अम्ल, वह जो है पुनः उत्पन्न हो जाता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित में किस तरह का सेल है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल जो है वह किस तरह का सेल है, तो वह एक ईंधन सेल है। याद रखिएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक प्रकार का ईंधन सेल है। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव मान 25 डिग्री सेल्सियस पर दिया गया है। देखिए यहाँ पर क्या है क्वेश्चन और किस प्रकार से पूछ रहा है। तो इसमें आपको क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता नहीं। यहाँ पर देखिए +0.50 वोल्ट, 80 वोल्ट और -0.14 वोल्ट है। तो इसको जो है हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कि जो -0.14 है, पहले तो हम लोग लिख लेंगे -0.14 और यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर जो प्लस, यहाँ पर हम लोग इसको माइनस में लेके -0.80 वोल्ट। तो जब हम लोग इसको ऐसे करेंगे, प्लस होगा यहाँ पर माइनस कर देंगे और माइनस होगा तो वहाँ पर हम लोग प्लस कर देंगे। याद रखिए जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.94 वोल्ट। जो हमारा आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा 0.94
94 वोल्ट। और चलिए अगला नंबर हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं और कौन सा है। एक फैराडे विद्युत से US4 के विलयन से निक्षेप करता है। तो निक्षेप करता है तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है यहाँ पर 31.76 ग्राम तांबा हो जाए, क्योंकि एक फैराडे में हमारा होता है, आपको याद होगा कि एक फैराडे बराबर होता है हमारा 96,500 कूलम, 96,500 कूलम। और यही पूछा है 96,500 कूलम विद्युत से US4 के विलयन में निक्षेप करता है। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 31.76 ग्राम तांबा निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया एनोड पर संभव है। तो एनोड पर जो है वह कौन सी अभिक्रिया है जो एनोड पर संभव है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए में है 2Cr3 प्लस 7H2O और जो Cr2O7 है और 14H प्लस 6 वही है। फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम है। तो फैराडे के विद्युत विच्छेदन का जो द्वितीय नियम जो हमारा है, द्वितीय नियम जो है हमारा वो हो जाएगा हमारे किस पर अधिक करता है। तो विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से। याद रखिएगा विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से, याद रखिएगा। क्या हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल भी सही हो जाएगा, विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से। और देखिए निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है। तो निम्नलिखित में जो है वो कौन द्वितीयक सेल है। तो क्या लेग्रांजे सेल है, लेड स्टोरेज बैटरी है, या फिर सांद्रण सेल, या फिर इनमें से सभी। तो आप लोग कमेंट में बताते रहिए कि किसका आंसर क्या किया है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है बी यानी कि लेड स्टोरेज बैटरी, यहाँ पर हमारा ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पर जो लेड स्टोरेज बैटरी है, तो यहाँ पर जो बी आंसर है इसका हम लोग सही कर लेंगे। और अगला नंबर क्वेश्चन है अर्ध सेल अभिक्रिया के लिए स्टैंडर्ड यानी कि मानक इलेक्ट्रोड विभव पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर है प्लस 0.41 और प्लस 0.76। तो इसको हम लोग किस प्रकार से सोल्व करेंगे, ये अब आप लोग देख लीजिए कि इसको हम लोग किस प्रकार से सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम लोग लिखेंगे 0.41 और माइनस 0.76। तो जब आप लोग इसको माइनस कीजिएगा तो आपका क्या आंसर आएगा, आप लोग माइनस करके बताइए कि इसका जब आप लोग माइनस कीजिएगा तो आपको क्या आंसर आएगा। तो हमारा यहाँ पर जो आंसर है यह हमारा हो जाएगा, यहाँ पर जो हमारा आंसर है यह देखिए यहाँ पर जब 76 है यहाँ पर और यहाँ पर 41 है, 1 घटेगा 75 और 40 घटेगा हमारा आ जाएगा 35। तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर कितना आ जा रहा है 35 आ जा रहा है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है, ऑप्शन को अब हम लोग देख लेते हैं कि ऑप्शन हमारा कौन सा यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा माइनस में जो है माइनस 0.35 वोल्ट, वही हमारा आंसर हो जाएगा। द्रवित सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है। तो द्रवित है यहाँ पर, द्रवित है तो यहाँ पर जो द्रवित अगर है और विद्युत अपघटन कैथोड पर है तो यहाँ पर जो है सोडियम मुक्त होगा, याद रखिएगा द्रवित। और वही अगर जलीय होगा तो उसका हमारा आंसर हाइड्रोजन हो जाएगा। देखिए उष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, तो उष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक हमारा ग्रेफाइट है। ये आप लोग 10th में भी पढ़े होंगे। फैराडे का विद्युत अपघटन नियम निम्न में से किससे संबंधित है। तो फैराडे के विद्युत अपघटन नियम किससे संबंधित है, तो इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार से। इलेक्ट्रोलाइट के जो है वह समतुल्य भार से वह संबंधित है। एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा है। तो एक फैराडे अगर एक फैराडे विद्युत धारा प्राप्त करने के प्राप्त मात्रा बराबर होगा तो हमारा हो जाएगा 1 ग्राम समतुल्य के बराबर। 1 ग्राम यहाँ पर क्या है, सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन कराने पर धनोद एवं ऋणोद प्राप्त प्रतिफल है। तो धनोद एवं ऋणोद पर प्राप्त प्रतिफल हमारा हो जाएगा H2 और O2। याद रखिएगा H2 और O2 यहाँ पर ऑप्शन, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है O2 H2। और निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है। तो धातु की तरह जो विद्युतीय गुण दर्शाता है हमारा वह हमारा हो जाएगा CrO2। CrO2 जो है धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है। और देखिए H2O है। और यहाँ पर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ज़्यादा सा मिस्टेक है तो इसको हम लोग छोड़ते हैं और आगे हम लोग बढ़ते हैं। LiCl NaCl और KCl विलयन का अनंत अनुता पर समतुल्य चालकता का सही क्रम है। तो सही क्रम हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी में है KCl NClO और जो LiCl है जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, यह हमारा जो है यह आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो O है यहाँ पर O नहीं होगा, सिर्फ Cl होगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं बेरियम सल्फेट के संतृप्त घोल का समतुल्य चालकता
400 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स है और विशिष्ट सुचालकता 8 × 10⁻⁵ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है। तो BaSO4 का KSP क्या होगा? तो यहाँ पर जो है BaSO4 का हमसे KSP पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन को हम लोग देख लेते हैं। 4 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, 10⁻⁸ मीटर स्क्वायर, 2 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर या फिर 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो हमारा जो यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो हमारा जो यहाँ पर आंसर है हो जाएगा 10⁻⁸ मीटर स्क्वायर, 10⁻⁸ मीटर स्क्वायर। सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है उसे क्या कहते हैं? तो रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में अगर बदल रहा है तो उसे वैद्युत अपघटनीय सेल कहते हैं। और अगर रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा अगर वह विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा बन रहा है, देखिए थोड़ा सा गड़बड़ा है। देखिए यहाँ पर सेल जिससे यहाँ पर रासायनिक ऊर्जा पूछ रहा है, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है। तो रासायनिक ऊर्जा से अगर विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है तो वो गैल्वेनिक सेल, और अगर वहाँ पर विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में बदलता है तब वह वैद्युत अपघटनीय सेल होता है। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। मोलर चालकत्व की इकाई है। तो मोलर चालकत्व की जो इकाई है, तो देखिए यहाँ पर जो हमारा हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स, याद रखिएगा। मोल इनवर्स जो हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पर जो है मोल इनवर्स होगा, मोल इनवर्स। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा सही हो जाएगा। और देखिए NaCl के जलीय घोल के विद्युत अपघटन से कैथोड पर निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त होता है? तो यहाँ पर जलीय घोल कह रहा है, NaCl का जलीय घोल जिसे हमारा हाइड्रोजन मुक्त होता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन विलयन विद्युत का संचालन करते हैं? तो विद्युत का संचालन करने वाले जो विलयन होते हैं वह होते हैं वैद्युत अपघट्य, याद रखिएगा। वैद्युत अपघट्य किसी चालकता सेल का सेल स्थिरांक हो जाएगा L/A, I/A जो है वो हमारा हो जाएगा। सेल ZnSO4 से USO4 कॉपर का जो विद्युत वाहक बल होता है वह 1.1 वोल्ट है, इसका कैथोड होगा। तो इसका जो कैथोड हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा कॉपर का, याद रखिएगा। कॉपर का हमारा कैथोड हो जाएगा, क्योंकि कैथोड पूछ रहा है, कैथोड हमारा हमेशा दाएं साइड वाला होता है, याद रखिएगा। आयनीकरण का सिद्धांत किसने दिया? आयनीकरण का सिद्धांत हमें आर्हेनियस ने दिया था, याद रखिएगा। विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है, तो विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण जो है वह किस पर होता है? तो विद्युत अपघटन में जो ऑक्सीकरण होता है हमारा एनोड पर, याद रखिएगा, एनोड पर। अवकरण होता है हमारा कैथोड पर। 32 ग्राम ऑक्सीजन से मुक्त करने के लिए विद्युत की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है? 32 ग्राम ऑक्सीजन मुक्त करने के लिए कितनी आवश्यकता होती है? 4 फैराडे की आवश्यकता होती है। जंग है, तो यहाँ पर जंग किया है तो फेरिक ऑक्साइड यहाँ पर हमारा हो जाएगा। जंग किया है तो वह एक फेरिक ऑक्साइड या फिर जल योजित फेरिक ऑक्साइड। यहाँ पर देखिए अगर अच्छी तरह से दिया हुआ है तो इसे ही हम लोग मारेंगे, जल योजित फेरिक ऑक्साइड। निम्न में से कौन विद्युत वाहक बल का मान है? तो विद्युत वाहक बल का जो हमारा मान है यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर क्या दिया है? -0.44, -0.44, और यहाँ पर माइनस है तो प्लस करेंगे 0.76। जब हम लोग इसको सोल्व करेंगे, जब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? देखिए यहाँ पर जब हम लोग इसको सोल्व करने वाले हैं तो हमारा जो आंसर है वह क्या होगा? तो हमारा हो जाएगा 0.32, याद रखिए 0.32। लेकिन यहाँ पर विद्युत वाहक बल का मान पूछ रहे हैं यहाँ, इसलिए माइनस में हो जाएगा -0.32। विशिष्ट चालकत्व की इकाई है, विशिष्ट चालकत्व की इकाई है ओम सेंटीमीटर के पावर -2 जो होता है विशिष्ट चालकत्व की इकाई, ओम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। निम्नलिखित में कौन धातु विद्युत अपघट्य से प्राप्त नहीं होता है? तो कौन सा जो धातु है वह विद्युत अपघट्य से प्राप्त नहीं होता है? तो लोहा जो है ये आयरन यानी कि Fe वह विद्युत अपघट्य से प्राप्त नहीं होता है। तो चलिए हम लोग फिर अगले चैप्टर में तो चलो बच्चों, अब हम लोग आ चुके हैं चौथे नंबर चैप्टर यानी कि रासायनिक बलगतिकी, जिसे हम लोग इंग्लिश में केमिकल काइनेटिक्स भी कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक हमारा समय इनवर्स होता है। और बच्चों अब हम लोग थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाएंगे क्योंकि हमारे पास अभी भी क्वेश्चन बहुत सारे बचे हुए हैं। किसी भी अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त होता है। वेग जो है दिया हुआ है k और पावर में 2 और b,
तो इस अभिक्रिया की कोटि होगी। तो कोटि हम लोग किस प्रकार याद करते हैं, तो अभिक्रिया कोटि किसे कहते हैं, जो अभिकारक के घातों का योग को हम लोग अभिक्रिया कोटि कहते हैं। तो देखिए अभिक्रिया जो घात है यानी कि यहाँ पर 2 है और यहाँ पर बी में कुछ नहीं यानी कि 1 है। तो यहाँ पर देखिए 2 + 1 घातों का योग यानी कि जोड़, 2 + 1 हमारा हो जाएगा 3, 2 + 1 हमारा हो जाएगा 3, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। याद रखिए जब भी आपसे कोटि पूछे तो इसी प्रकार आप आंसर दीजिएगा, उसका जो भी घात होगा उसको जोड़ दीजिएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी 3 सही हो जाएगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए टी हाफ का मान होता है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए टी हाफ का मान 0.693/K होता है। याद रखिएगा जल में H2Cl2G और जो सूर्य के प्रकाश में जो होता है 2HCl की अभिक्रिया कोटि है, जो भी सूर्य के प्रकाश में होता है वह शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है। ये याद रखिएगा शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो टी हाफ होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, एक ही समानुपाती होता है एक। किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने की दर निर्भर करती है तो किस पर, सक्रिय मात्रा पर। याद रखिएगा सक्रिय मात्रा पर। और यदि dx/dt KH प्लस और n जब pH2 से 1 करने की प्रतिक्रिया का दर 100 गुना हो जाता है तो प्रतिक्रिया की कोटि है। तो प्रतिक्रिया की कोटि हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है, तो हमारा कोटि यहाँ पर हो जाएगा 2। याद रखिएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। किसी भी पदार्थ के क्रिया करने की दर निर्भर करती है, तो किसी भी पदार्थ की क्रिया करने की जो दर है वह किस पर निर्भर करती है, तो सक्रिय द्रव्यमान पर। याद रखिएगा सक्रिय द्रव्यमान पर। किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या करता है, तो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता या घटाता है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता या घटाता है। शून्य कोटि की अभिक्रिया जो है A + B और C के दर है। तो जो शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है इसका दर और दर स्थिरांक दोनों ही शून्य होता है, दोनों पर A और B दोनों पर ही हमारा शून्य ही होगा, समान होता है। अभिकारक के अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होगी। तो अभिकारक के अणुओं के उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए, अणुओं के जो उत्पाद होता है उसमें परिवर्तित होने के लिए न्यूनतम ऊर्जा होनी चाहिए। किस चीज़ की, तो हमारा यहाँ पर जो है हो जाएगा सक्रियण ऊर्जा का, सक्रियण जो है न्यूनतम ऊर्जा। और किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई सामान्य होती है, तो यह होता है हमारे शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, जो कि दर और दर स्थिरांक समान होता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर समय के साथ क्या होता है, तो समय के साथ घटती है। रासायनिक अभिक्रिया की दर समय के साथ घटती है। याद रखिएगा निम्नलिखित में से कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो है वह यह NaOH वाला जो है वह नहीं होता है। याद रखिएगा NaOH वाला। यदि समीकरण वेग जो K है यहाँ पर ये दिया हुआ है का सांद्रण, A का जो सांद्रण है स्थिर रखकर B का सांद्रण का तिगुना किया जाए तो वेग कितना गुना हो जाएगा। वेग जो है वह देखिए एक A में कुछ भी नहीं करना है बल्कि B में करना है। तो क्या कर रहा है, A का सांद्रण स्थिर रखकर B का सांद्रण तिगुना किया जाए। तो देखिए यहाँ पर B की जगह पर अगर हम लोग 3 गुना करेंगे और इसका जो स्क्वायर है स्क्वायर कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। याद रखिएगा 9 गुना हमारा हो जाएगा। अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है, तो अभिक्रिया का जो वेग है वह किस पर निर्भर नहीं करता है, क्या अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, ताप पर निर्भर नहीं करता है, या फिर अभिक्रिया के सक्रिय ऊर्जा पर, या फिर अभिक्रिया के अनुकता पर। तो आप लोग बताइए किस चीज़ पर जो है वह अभिक्रिया पर निर्भर नहीं करता है, अभिक्रिया के वेग पर क्या निर्भर नहीं करता है। तो देखिए यहाँ पर जो हो जाएगा अभिक्रिया की अनुकता जो है यही हमारा आंसर हो जाएगा, अभिक्रिया की अनुकता पर। और देखिए किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है, तो देखिए किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर ताप पर। याद रखिएगा ताप पर जो है वह निर्भर करता है। और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु होता है, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या होता है, वेग स्थिरांक पर निर्भर करता है या फिर प्रारंभिक सांद्रण पर, या फिर प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर करता है। तो हमारे यहाँ पर जो है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर होगा प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। यहाँ पर एक इसमें से क्वेश्चन होगा नहीं वाला, जो नहीं करता है प्रारंभिक सांद्रण पर। तो देख लीजिएगा इसे आप लोग। किसी भी पदार्थ की अभिक्रिया का दर निर्भर करती है, तो किसी भी पदार्थ की अभिक्रिया की दर जो है सक्रिय मात्रा पर निर्भर करती है, जो कि ऊपर भी हमारा क्वेश्चन था। किसी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक इकाई होती है, तो द्वितीय कोटि किसमें पूछ रहा है, तो हमारा हो जाएगा मोल इनवर्स लीटर और सेकेंड इनवर्स। याद रखिएगा मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। और यहाँ पर जब हम लोग शून्य कोटि पढ़ेंगे तो हो जाएगा मोल इनवर्स लीटर इनवर्स सेकेंड।
और यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। और चलिए देखते हैं किसी अभिक्रिया का वेग समीकरण जो है dx/dt और वहाँ पर 1/2। देखिए यहाँ पर फिर अभिक्रिया के घातों को हम लोग जोड़ेंगे 1/2 और 1/2 को, और जब इसे हम लोग जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखिए 1 और 2/2 हमारा आएगा, जो कि कटकर हमारा आंसर 1 आ जाएगा। तो 1 यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, 1 ऑप्शन नंबर डी में। और देखिए किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का विशिष्ट वेग स्थिरांक है। विशिष्ट वेग स्थिरांक जो है वह निर्भर करता है, तो वह तापक्रम पर निर्भर करता है, याद रखिए। तनु NaOH की उपस्थिति में एथिल एसीटेट का जल अपघटन किस कोटि की अभिक्रिया है। तो तनु NaOH जो है, तनु NaOH में एथिल एसीटेट का जल अपघटन किसकी अभिक्रिया है। तो यहाँ पर जो है हमारा हो जाएगा सेकेंड, यानी कि जो है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया जो है। और अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणांक का मान निम्नलिखित में से किसके बीच होता है। तो 2 और 3 के बीच, याद रखिएगा 2 और 3 के बीच होता है। इसे रासायनिक अभिक्रिया के वेग का व्यंजक है। तो वेग का व्यंजक हमारा क्या है, देखिए यहाँ पर n दिया है और प्लस m दिया है, n और प्लस m। यहाँ पर देखिए एक थोड़ा सा मिस्टेक, जो n है यहाँ पर यह n नहीं होगा, n नहीं होगा। और n अगर होगा भी तो हमारा जो कोटि क्या होगा, n प्लस m, याद रखिएगा n प्लस m। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर n नहीं होगा, तो इसलिए हमारा हो जाएगा यहाँ पर जो हो जाएगा हमारा m नहीं होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर n+1, याद रखिएगा n+1, अगर यहाँ पर m नहीं होगा तो देखिए हमारा जो है या केमिकल काइनेटिक्स में के 2-3 क्वेश्चन छूट गया था, तो इसे भी हम सोचे कि क्यों ना आपको करवा दे। तो देखिए यहाँ पर यदि dx/dt और H+ ये तो हमारा हो गया है, ये तो हमारा हो गया है, जिसका ऑप्शन नंबर बी है। अगला नंबर देखिए, इस प्रतिक्रिया जो है यह जो प्रतिक्रिया दिया हुआ है N2Cl वाला, तो यहाँ पर दिया हुआ है इस प्रतिक्रिया का अर्थ आयु काल प्रतिकारक की सांद्रता एवं स्वतंत्र है। N2 गैस का आयतन 10 मिनट के बाद 10 लीटर एवं प्रतिक्रिया की संपूर्णता पर 100 लीटर हो जाता है। तो प्रतिक्रिया का दर प्रति मिनट इकाई में है। तो प्रति इकाई में क्या होगा हमारा 2.303 log 2.0, याद रखिएगा। और कौन शून्य कोटि की प्रतिक्रिया दिखलाता है। तो देखिए शून्य कोटि की जो प्रतिक्रिया है हमारा ऑप्शन नंबर सी दिखलाता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, जो कि ये है। और चलिए हम लोग फिर और जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है उसे भी हम लोग देखते हैं। और देखिए यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया 2O3 और 3O2 निम्न प्रकार से है। तो O3 बराबर O2 प्लस O और O प्लस O3 और 2O2, ऑप्शन नंबर बी वाला रेट, यानी कि K और O3 के पावर में जो 2 है और -1 है O2 के, वह हो जाएगा। और रासायनिक अभिक्रिया 2A प्लस BC के दर में को निम्नलिखित में से किसके द्वारा निरूपित किया जाता है। तो किसके द्वारा निरूपित किया जाता है। तो इसमें से यहाँ पर जो ऑप्शन है हो जाएगा हमारा इनमें से किसी के भी द्वारा नहीं, याद रखिए इनमें से सभी हो जाएगा, भले इनमें से सभी। देखिए यहाँ पर किस प्रकार से जो 1/2 हम लोग सब में करके और जो प्लस होता है उसे माइनस में लिख देते हैं, इतना आप लोग याद रखें। और जो बराबर के उधर है वो नॉर्मल ही रहता है। तो देखिए यहाँ पर जैसे 2A है तो इसको हम लोग बट्टा में करेंगे, और अगर यहाँ पर प्लस में है तो यहाँ पर माइनस में होगा। और जैसे B है तो इसे भी बट्टा में करेंगे, बट्टा में। यहाँ पर जैसे E देखिए E है और माइनस में, और DT सबके बट्टा में हम लोग लगाए हुए रहेंगे, याद रखिएगा। और C है तो इसको हम लोग प्लस में है तो प्लस लिखेंगे, इसलिए हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सब का सब हो जाएगा। यदि समीकरण वेग जो इतना दिया हुआ है 1 और 2 सांद्रण में स्थिर रहकर B कहते हैं, ये तो हमारा हो चुका है 9 गुना हो जाता है, 9 गुना। अभिक्रिया यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए। अभिक्रिया दिया हुआ है 2NO प्लस Br2 2NO Br निम्नलिखित क्रियाविधि में अनुसार संपन्न होती है। तो यह दे दिया हुआ है, और बताइए इस अभिक्रिया की कोटि क्या है। तो यह जो अभिक्रिया है इसकी कोटि हो जाएगा तृतीय कोटि की अभिक्रिया। क्या हो जाएगा हमारा तृतीय कोटि की अभिक्रिया, देखिए यहाँ पर। और यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया जो 2A है B है को दर को निम्न से किसके द्वारा निरूपित किया जाता है। तो इनमें से सभी। चलिए और हम लोग अब अगले नंबर चैप्टर में चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा 5वां नंबर चैप्टर है, जिसका नाम है हमारा पृष्ठ रसायन, जिसे हम लोग सरफेस केमिस्ट्री कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर निम्न में कौन लायोफिलिकुलाइड नहीं है। तो लायोफिलिकुलाइड हमारा कौन नहीं है, तो कुहासा नहीं है। कुहासा क्या है, लायोफिलिकुलाइड नहीं है। दूध है, दूध क्या है, तो जल में परिक्षेपित वसा, याद रखिए कहाँ गया, हाँ जल में परिक्षेपित वसा। जल में परिक्षेपित वसा है हमारा दूध। निम्न में से किसमें टिंडर प्रभाव नहीं पाया जाता है। तो चीनी के घोल या फिर आपको लिखा जा सकता है शर्करा विलयन,
कोई भी हो इसमें से वही होगा, चीनी का घोल या फिर शर्करा विलयन, दोनों एक ही चीज़ होता है, वही हमारा आंसर होगा। रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है, तो रासायनिक अधिशोषण जो है वह कैसी अभिक्रिया है, तो वह एक अनुत्क्रमणीय है। अनुत्क्रमणीय उसे फिर से एक उत्क्रमणीय साम्यावस्था आकलन को बढ़ा देता है, तो एक उत्क्रमणीय साम्यावस्था आकलन को बढ़ा देता है। तो किस एक उत्पाद के साम्यावस्था आकलन को बढ़ाता है, या फिर प्रतिक्रिया के साम्यावस्था स्थिरांक को परिवर्तित कर देता है, या फिर प्रतिक्रिया में ऊर्जा का प्रदान करता है, या प्रतिक्रिया में ऊर्जा का प्रदान करता है। दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर सेम है। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर आप लोग बताइए कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो हमारा जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है, साम्य अवस्था प्राप्त करने के जो यहाँ पर लगता है कि थोड़ा सा गलत दे दिया हुआ है। यहाँ पर जो होगा हमारे आकलन को बढ़ा देता है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा हमारा साम्य अवस्था को कम कर देता है, साम्य अवस्था को कम कर है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं और इसका भी हम लोग आगे देखेंगे। आगे बेरियम सल्फेट का संतृप्त घोल का समतुल्य सुचालकता 400 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स है, तो विशिष्ट सुचालकता 8 गुने 10⁻⁵ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है, तो BaSO4 का KSP है। तो BaSO4 का जो KSP होगा वह क्या होगा, तो वह हो जाएगा हमारा 10⁻⁸ मीटर स्क्वायर। याद रखिएगा 10⁻⁸ मीटर स्क्वायर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है, तो किस गैस का, अमोनिया का। याद रखिएगा अमोनिया का अवशोषण चारकोल द्वारा सबसे अधिक होता है। जब FeOH के होल 3 सॉल्ट में NaCl का घोल मिलाया जाता है, तो जब घोल मिलाया जाता है तो हमारा होता है कि FeOH के होल 3 में अवक्षेपित हो जाता है। याद रखिएगा जो Fe है OH के होल 3 में वह अवक्षेपित हो जाता है। और देखिए यहाँ पर क्या है हमारा फिर अगला नंबर, किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक, किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या करता है, तो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है या फिर घटाता है। उत्प्रेरक का काम ही वही होता है। भौतिक अधिशोषण में लगभग ऊष्मा उत्सर्जित होता है, वह भी केजे प्रति मोल में, यानी कि केजे मोल इनवर्स। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 20 से 40। रासायनिक अधिशोषण में कितने प्रति होते हैं, तो रासायनिक अधिशोषण में 1 प्रति होते हैं। याद रखिएगा टिंडल प्रभाव में पाया जाता है, तो टिंडल प्रभाव जो है हमारा, टिंडल प्रभाव में यहाँ पर क्या पाया जाता है, तो क्या विलयन पाया जाता है, या अवक्षेप, या फिर सॉल, या फिर वाष्प में। टिंडल प्रभाव जो है वह किस में पाया जाता है, तो हमारा जो आंसर है हो जाएगा हमारा सॉल में, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। याद रखिए जो टिंडल प्रभाव है वह सॉल में पाया जाता है। दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, तो दूध जो है हमारा वह पायस का उदाहरण है। याद रखिएगा जो दूध है हमारा वह पायस का उदाहरण है। और रासायनिक अधिशोषण की दर है, तो रासायनिक अधिशोषण की जो दर है वह दाब बढ़ने से बढ़ती है। याद रखिए वह दाब बढ़ने से बढ़ती है। कोलाइडी कणों का आकार में किसके बीच होता है, तो कोलाइडी कणों का जो आकार है वह 10⁻⁵ से 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बीच होता है। किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा निर्भर करती है, तो किसी गैस के सतह पर अधिशोषण की जो मात्रा है वह किस प्रकार निर्भर करती है, तो क्या गैस के ताप पर, या फिर गैस के दाब पर, या गैस की प्रकृति पर। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है यह हो जाएगा, जो कि इनमें से सभी हो जाएगा। और फिटकरी गंदे पानी को शुद्ध करता है, तो किस प्रकार करता है, तो वह स्कंदन के द्वारा करता है। याद रखिएगा स्कंदन के द्वारा करता है। और निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा कोलाइडी विलयन का शोधन किया जाता है, तो किस विधि द्वारा कोलाइडी का शोधन किया जाता है, तो वह हमारा हो जाएगा अपोहन द्वारा। अपोहन द्वारा कोलाइडी कणों का शोधन किया जाता है। और 298 केल्विन पर 1 ग्राम चारकोल के द्वारा निम्नलिखित में से किस गैस का सबसे अधिक आयतन अधिशोषित होगा, तो किस गैस का सबसे अधिक आयतन अधिशोषित होगा, तो हमारा अमोनिया का, जो कि हमने ऊपर ही पढ़ा था। फ्रेंडली का अधिशोषण समताप के अनुसार, फ्रेंडली का अधिशोषण समताप बेसिकली यहाँ पर पूछा जा रहा है, जो कि हमारा होता है x/m Kp के पावर 1/n। याद रखिएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में है हमारा। और देखिए यहाँ पर 2025 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अधिशोषण बहुआण्विक या फिर आप यहाँ पर हो जाएगा अधिशोषण बहुआण्विक स्तर बनाता है। तो बहुआण्विक जो स्तर है वह कौन बनाता है, तो भौतिक अधिशोषण। याद रखिए भौतिक अधिशोषण ही बहुआण्विक स्तर बनाता है, जो कि रासायनिक अधिशोषण केवल एक ही बनाता है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और चलिए इस वीडियो को हम लोग अब अंत करते हैं। और सभी हमारा जो चैप्टर 1 से जो था, चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक का सभी क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन
हो चुका है। तो चलिए यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और धन्यवाद।